2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस बार पार्टी ने दावा भी किया है कि बीजेपी 400 पार जाएगी, एनडीए 400 पार जाएगा और बीजेपी 370 सीटें हासिल करेगी। तो नड्डा जी, ये जो रिकॉर्ड बनाने की सोच रही है पार्टी, इसके पीछे आधार क्या है? कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आपको जनता वोट करेगी? ऐसा है विकास जी, सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, मैं सारा देश घूम के आया, सारे स्टेट्स में गया, यूनियन टेरिटरीज में गया, लगभग 135 लोकसभा मैंने कवर की, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत का आवाम, भारत की जनता ये मान चुकी है और विश्वास है उनको कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर चल पड़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, पीड़ित और हमारा दलित भाई, युवा, किसान, इनको अगर सशक्तिकरण किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और इसलिए हर चुनाव में 2014, 19 और अब 24 मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है और मोदी जी की विश्वसनीयता पर और मोहर लगी है और उनके प्रति विश्वास गहरा हुआ है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि हम साउथ में नहीं थे, हम साउथ में बढ़े हैं, हम पूर्वी पट्टी में कम थे, हम वहाँ आगे बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ेगा और सीट शेयर भी बढ़ेगा। 2014 में मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए उम्मीदें थी, 2019 में भरोसा था, 2024 में गारंटी है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि पहले उम्मीद थी, फिर भरोसा है, अब गारंटी है कि ईडी और सीबीआई उनको जेल में डाल देगी। ऐसा है, जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे लोगों को डर लगता है। आप अगर खुद डरे हुए हो तो सपने में भी आपको डर ही लगता है। तो जो कर्म है आपके, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। सच्चाई क्या है कि आप एक बात बताइए कि ईडी ने कोई किसी पर आरोप लगाया और कोर्ट से उसको संरक्षण मिल गया हो, ऐसा कोई केस दीजिए ना। तो इसका मतलब ये है कि कानून से छेड़छाड़ करो तुम, नियम ना मानो तुम, और जब तुम्हारे को पकड़ा जाए तो तुम कहो कि ईडी है इनकी गारंटी। ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है विकास जी, बड़े स्पष्ट शब्दों में, कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मोदी जी ने तो लाल किले के प्राचीर से कहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको कोर्ट से रियायत क्यों नहीं दिया जाता है? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं रियायत मिल गई उनको। कौन सी रियायत? 2 जून तक की उनको कोर्ट ने मोहलत दे दिया, प्रचार करो। लेकिन कोर्ट ने केस वापस नहीं किया और फिर बोला वापस जाओ 1 तारीख को। क्यों बोला वापस जाओ? कहाँ कहा कि तुमको बेल पर बाहर कर देते हैं? मतलब योर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स स्टैंड स्ट्रेट, यू आर लायबल टू गो इनटू जेल। स्पेशल ट्रीटमेंट में आपको बाहर छोड़ा है और आप वापस जा रहे हो कल, तो ये परसों, तो ये बताता है। और कोई भी व्यक्ति, आपने बेल मांगी, आपको बेल मिली क्या? नहीं मिली। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि और किसी को मिली तो हमने कोई कुछ कहा कि ये गलत हुआ है। तो जो लॉ करेगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन कर्म गड़बड़ हो और सिंपैथी लेने की कोशिश करो तो जनता के बीच में तो हम भी जाएंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है और जब सत्ता में आएंगे इस पर कार्रवाई करेंगे, ईडी भी भेजेंगे, सीबीआई भी भेजेंगे और चूंकि पार्टी को चंदा मिला है इसलिए जेपी नड्डा जी को जेल भेजेंगे। हमें क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात, ये जो ईडी, ये जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मोदी जी या हमने किया है क्या? ये पार्लियामेंट से पास हुआ। तुम्हारे एमपीज की भी ऑन रिकॉर्ड जो आप लोगों ने तारीफ की है इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो आपके सामने है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सब ने मिलकर के एक्ट बनाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट आया है, उसके तहत ये व्यवस्था हुई है और इस व्यवस्था के तहत ये कार्य हुआ है। पहली बात। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हो घोटाला हुआ है तो निकाल करके लाओ। तीसरी बात, वो तो बता रहे हैं कि जिन कंपनियों को आपने काम दिया, आपकी सरकार ने काम दिया, उन्हीं से चंदा मिला है, ये घोटाला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इससे दुगना पैसा रीजनल पार्टीज को दिया है और 100 केसेस में, 200-400 केसेस में 1-2 केसेस निकल करके आ जाते हूँ तो उसको आप उसके साथ जोड़ोगे। पहली बात।
ये पारदर्शी लाने का काम किसने किया? आप ये देश में कोई पूछता नहीं है कि 75 साल में तुम कैसे इलेक्शन लड़ते थे। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मान्य करते हैं और हम उसकी पालना करेंगे, लेकिन यह भी हम साथ में कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा सफेद धन से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर रोक लग गई। अब फिर से वही काला धन आएगा मार्केट में। आप 75 साल में क्या हुआ है? तो और ये शुरुआत हुई है, और जब शुरुआत हुई है तो उसमें इंप्रूवमेंट करने का तरीका है। ये आखिर ये व्यवस्था रखी गई थी कि नहीं रखी गई थी, किससे किसको कितना चंदा मिला, ये पब्लिक में जाने की व्यवस्था हो, ये तो रखा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? तो ट्रांसपेरेंसी है तभी आप चर्चा कर रहे हो ना। अगर मैं ब्लैक में ले लिया होता जो पहले ये लोग करते रहे तो क्या चर्चा करते तो हैं? अगली व्यवस्था बनेगी उसमें काले धन का फिर आप कह रहे हैं कि प्रयोग बढ़ेगा। अब जिस दिन से इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद हुआ तो कहां से आ रहा है पैसा? किसने बता रहा है? किसको पता है पैसा? सरकार तो आपकी, आपको तो व्यवस्था करनी चाहिए काला धन। हम कैसे करेंगे? आफ्टर ऑल उसकी व्यवस्था तो किसी कानून के तहत होगा ना। हम कैसे कानून बनाएंगे नई सरकार में? नहीं, इसी अब देखेंगे, वो तो मोदी जी करेंगे जो करना होगा, लेकिन और उनके उसमें, लेकिन जो पार्लियामेंट का एक्ट आज है, उस पार्लियामेंट के एक्ट को सब लोगों ने सराहा था और उसके तहत ये काम हुआ है। अब उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करने की बात होगी तो मोदी जी सोच करके करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश में हैं और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। क्या इन उपचुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल में भी सरकार पलटने वाली है? ऐसा है, ये पलटने का सवाल हमारा नहीं है, ये अपने से अपने वजन से गिर रहे हैं। हम क्या करें? सरकार तुम्हारी, राज्यसभा का मेंबर हमारा, हम क्या करें? तो यही तो आरोप लगे कि आप विधायकों को अपनी तरफ तोड़ लेते हैं। हम कैसे तोड़ लेते हैं भाई? हमको पकड़ करके जबरदस्ती करते हैं क्या? उन्होंने तुम्हारी पार्टी छोड़ दी, कभी तुम भी समझोगे कि कोई लोग जो 40-40 साल तुम्हारे साथ जुड़े रहे वो तुमको छोड़ करके चले गए और तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे कि तुम पक्षपात पूर्ण तरीके से चलते हो, उनको घुटन हो रहा है, वो घुट रहे थे। मैं क्या करूं? तुमसे परिवार ना संभले, अब घर में रोटी नहीं खिलाओगे, पड़ोसी भी रोटी ना खिलाए, पड़ोसी भी उनकी चिंता ना करे, तो तुम जब घर की चिंता नहीं करते हो, बेचारा उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। वो भारतीय जनता पार्टी के कमल पर चुनाव लड़ रहे हैं और 6 के 6 जीत के आ रहे हैं। अब उसका नंबर गेम क्या रहता है वो भी आपको मालूम है। आप देखिए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, कभी किसी कांग्रेसी से पूछा कि 3 आदमी स्पीकर के पास जाकर फोटो खिंचा करके और ऑन रिकॉर्ड वीडियो बना करके मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और तुम कोर्ट में चुनाव लड़ रहे हो कि इनका इस्तीफा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो उनका बर्थ राइट है? क्या है ये? अंधेर गर्दीन चौपट राजा, टका शेर भाजी टकर खाजा, ये क्या प्रदेश चला रहे हो तुम? लेकिन कांग्रेस तो यही कहती है ना कि आपकी सरकारें, आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और एक बात बताओ, मैंने इस्तीफा दिया, तुम्हारा स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, 3 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, क्या है ये सरकार? और हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं हम, वो बेचारे केस लड़ने गए, क्या है ये? तुमको मालूम है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सरकार को ले डूबेंगे, नंबर बता रहा है। तुम ना एक्सपेल कर रहे हो, एक्सपेल करो तो भी चुनाव होगा, टर्मिनेट करो तो भी चुनाव होगा। तो क्या है ये? हम डरे या तुम डरे हो? तुम्हारे कर्म डरा रहे हैं तुमको। तो आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार गिरेगी तो अपने वजन से ही गिरेगी? अपने वजन से गिरेगी, अपने कर्मों से गिरेगी, गिराने की जरूरत ही नहीं है। सरकार तुम्हारी, राज्यसभा का मेंबर हमारा, चुनाव जीत जाते, तुमने पहाड़ निकाला, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। कभी समझ में आया कि कोई आदमी घर, आपको शायद ज्ञान आपको दे दूं, इनमें से कुछ ऐसे परिवार हैं जो 3-3 जनरेशन से कांग्रेस में रहे, इनके पिताजी वगैरह बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, वीरभद्र सिंह के साथ रहे हैं। कभी क्वेश्चन किया कांग्रेस ने, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये क्या चल रहा है? और मैं उनके नाम नहीं लूंगा अभी, जो लोग फिर से कहते हैं कि हम आपके साथ आना चाहते थे। ये क्या करना मैंने? पहले 2 दौर की जो वोटिंग थी उसमें वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रहा शुरुआती दौर में, और विपक्ष ये कहने लगा कि बीजेपी अब 180 सीटों के पार भी नहीं जा पाएगी। जो बीजेपी का मतदाता है वो उदासीन है, वो वोट देने नहीं निकल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी सर चढ़ के बोल रही है। क्या वजह लगी आपको वोटिंग कम, परसेंटेज कम होने की? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप पहले 2 चरण के विकास जी, आप उन 2019 के रिजल्ट्स निकाल के रखिएगा और 2024 के पहले 2 चरण के रिजल्ट्स निकाल के रखिएगा। आपके ध्यान में आएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 2024 की सीटें ज़्यादा होंगी 2019 से, पहले 2 फेज में।
आया कौन नहीं? कांग्रेस ही नहीं आया, समाजवादी नहीं आए, वो धरे के धरे रह गए, सरेंडर करके चले गए। क्यों? उनको लगा चुनाव ही नहीं हो पा रहा है, उनके वोटर नहीं निकले, उनको समझ में आया जाना कहाँ है, किसके लिए जाना है, एक तरफा फैसला है। अब हमारे वोटर की स्थिति है यह है कि सामने कोई हो नहीं तो लड़े किससे, भांजे किससे? लड़ाई तो है तो घर बैठ गए। नहीं, घर कहाँ बैठे? आप देखिए, आपके ही चैनल ने, विकास जी, आप देखिए, आपके ही चैनल ने दिखाया उनके बूथ लगे नहीं, आपके ही चैनल दिखाया कि बीजेपी के बूथों पर भीड़ थी, तो हमने अपना वोट निपटा दिया। आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्यों फर्स्ट फेज में चुनाव में, फर्स्ट 2 फेजेस में चुनाव में वोट्स मिले हैं, दूसरी जगह कंपटीशन क्यों हुआ? उन्हीं जगहों पर वोट बीजेपी के लिए ज़्यादा वोटिंग ज़्यादा हुई जहां विपक्ष की सरकारें थी या जहां कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहा था। नहीं, जहां कंपटीशन था वहां वोट परसेंटेज बढ़ गया, जहां कंपटीशन नहीं था वहां वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। हमारा वोट पूरा भुगता है। और मैं फिर कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, अब 4 तारीख को तो देर कुछ नहीं है, जब आएगा तो आपने 2 फेजेस के रिजल्ट्स निकाल लेना, सीटें बिगिन करके। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 400 पार का नारा था बीजेपी का, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया और उसकी वजह से मतदाता को लगा कि 400 पार तो जा रहे हैं, हमें नहीं भी वोट करेंगे तो क्या होगा। विपक्ष को मेरे 400 से इतनी चिंता क्यों है? आप अपना काम कीजिए ना, हम 400 गिना करके आपको दे देंगे 4 तारीख को। तो खड़गे साहब ने तो आज कह दिया कि 273 सीटें जीत रहे हैं। और अच्छी बात है, तो एग्जिट पोल से क्यों भाग रहे हो? क्या क्यों भाग रहे हो एग्जिट पोल से? तुम्हारे कर्म भगा रहे हैं। एक तरफ तुम ये सब वाक्य बोलते हो तो एग्जिट पोल से क्यों भाग रहे हो? आओ ताली पीट करके भाषण दो। इसलिए कि 1.5 महीना तुमने लोगों को बरगलाया, गुमराह किया, झूठ बोला, फरेब किया, उनको गुमराह किया। अब सच्चाई सामने आएगी तो भागने लगे। ये वैसे ही प्लेयर हैं जो अंपायर के रिजल्ट आने के पहले विकेट विकेट उखाड़ के भाग जाते हैं। नहीं, लेकिन उसकी वजह तो ये वो कह रहे हैं कि जितने भी एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी मैनेज कर ले रही है। ऐसा है, ईवीएम भी हम ही मैनेज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तुमको अनप्रेसिडेंटेड झाड़ पड़ी है, एक बार नहीं अनेकों बार पड़ी है। तुम्हारा क्या है, नाच ना आवे आंगन टेढ़, अ बैड क्राफ्ट्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स। तो जब तुम ब्लेम करते हो टूल्स को तो कारीगर तो तुम गड़बड़ हो, और नाचना तुम्हें नहीं आया, आंगन टेढ़ा बता दो। तो ये आपके तरीका है, तो हम भी इससे वाकिफ हैं। तो मैं अब राजस्थान में जब तुम चुनाव जीतते हो तो ईवीएम की चर्चा नहीं करते हो, हार जाते हो तो ईवीएम को बोलते हो। क्या है तुम्हारा तरीका? अच्छा अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये तो बाद में पूछूंगा कि बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है, लेकिन आपके मुताबिक विपक्ष कितनी सीटों पे जीत रहा है? ऐसा है, पुराने ही रिकॉर्ड के पास पास घूमेंगे ये। तो फिर विपक्ष का नेता नहीं होगा? वो तो रिकॉर्ड देख करके होगा, लेकिन पुराना ही रिकॉर्ड होगा तो ऐसे ही होगा। ममता बनर्जी ने एक्सपायरी डेट 4 जून अनाउंस कर दी। ऐसा उनकी एक्सपायरी की डेट है ये, उनकी एक्सपायरी की डेट है ये। अभी तो विधानसभा में टाइम है अध्यक्ष जी। ऐसा है कि एक्सपायरी सिर्फ उसी से नहीं होती है, एक्सपायरी इफेक्टिविटी में भी हो जाती है। तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी विवेकानंद शिला पर ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर योग कर रहे हैं। कांग्रेस इसको कह रही है कि ये प्रधानमंत्री जी का नाटक है। ऐसा ना, कभी इन लोगों ने ध्यान तो किया नहीं। सनातन को गाली बकने वाले लोग हैं। ये क्या जाने धर्म क्या होता है, ये क्या जाने योग क्या होता है, ये क्या जाने मेडिटेशन क्या होता है, ये क्या जाने आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या होती हैं, ये क्या जाने आध्यात्मिक पुनर्जागरण कैसे होता है। इसके ये सबके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी जी, और ये ऐसा तो नहीं कि अभी कर रहे हैं, आपने तो अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ आपने धरे के धरे रख दिए। ये केदारनाथ का पुनर्निर्माण, राम मंदिर, कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, महाकाल का कॉरिडोर, ये सब बड़े काम किसने किए? तो विपक्ष ये तो कह रहा है आप भावनात्मक मुद्दों को सामने ले आते हैं। ये भावनात्मक नहीं है, आस्था का विषय है। ये भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, ये राष्ट्रीयता का विषय है। पंचप्रण में है कि नहीं हम अपनी विरासत को के प्रति गौरव करेंगे? पंचप्रण में है कि नहीं कि हम विरासत को बचा करके रखेंगे? तो ये ऐसे लोग हैं
जो जिनको ये नाटक दिखता है, और सच में इनको इसलिए दिखता है क्योंकि ये नाटक करते हैं। अब जिसको जनेऊ नहीं मालूम कि दाहिने से पहना जाता है या बाएं से पहना जाता है, जिसको ये नहीं मालूम कि परिक्रमा क्लॉकवाइज की जाती है या एंटी क्लॉकवाइज की जाती है, जिसको ये नहीं मालूम कि आरती ऐसे की जाती है या ऐसे की जाती है, जिसको ये नहीं मालूम कि मेरा गोत्र क्या है, वो पढ़ो अपने साथी से पूछे, तो इनको तो नाटक ही लगेगा क्योंकि ये रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। ये तो चुनाव के दौरान में आपने जेपी नड्डा को कभी पूछा कि तुम मंदिर क्यों गए थे? आप मेरे से प्रश्न तब करोगे कि मैं काशी जाऊं और काशी विश्वनाथ ना जाऊं। आप मेरे से प्रश्न तब पूछोगे जब मैं काशी जाऊंगा और मैं कोतवाल के दर्शन न करूं और काल भैरव के दर्शन न करूं। आप मेरे से प्रश्न तब पूछोगे जब मैं संकट मोचन न जाऊं। आप मेरे से शिमला के बारे में तब पूछोगे जब मैं जाखू मंदिर न जाऊं। इस बार आपसे तारा देवी छूट गया, ये आप पूछ सकते हो, लेकिन इनसे तो आप इसलिए पूछो कि गए क्यों। बचपन से तो आप गए नहीं, चरणामृत लेने का तरीका मालूम नहीं, और क्या सुनना चाहते हैं आप? यही है विकास जी। आपने जब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की तो मुद्दे उठाए, लाभार्थियों के लाभ पहुंचाए जिन लोगों को, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरी सरकार में बन जाएगी, इस मुद्दे को उठाया आपने। तमाम जो विकास की योजनाएं थी उनको उठाया, लेकिन जैसे ही पहला दौर का चुनाव हुआ, अचानक से हिंदू मुसलमान मंच से कहा जाने लगा, पूरा का चुनाव का जो मुद्दा था वो हिंदू मुसलमान पे ले आया ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है विकास जी, हमारा विकास का मुद्दा लाभार्थी और आर्थिक व्यवस्था, देश का पुनर्जागरण, ये सारे मुद्दे अंत तक रहे। मोदी जी की हर स्पीच में आप देखेंगे विकास, महिला, युवा, किसान, दलित, गरीब, सबके बारे में उन्होंने विकास की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की, हाईवेज पर बात की, इंटरनेट पर बात की, रेलवेज पर बात की, एयरपोर्ट्स पर बात की, एलिवेटेड ब्रिज पर बात की, मेट्रोज पर बात की, हमेशा सारी चीज़ों को विकास के अंतिम भाषण तक रहा। अब दूसरा मुद्दा लीजिए, आपने कांग्रेस पार्टी ने चालाकी से, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने मुसलमान हैं, कभी नहीं कहा कि सौभाग्य योजना में इतने मुसलमान हैं, कभी नहीं कहा गरीब कल्याण अन्न योजना में हम इतने मुसलमानों को भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं। क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर मोदी जी 10 साल तक अथक प्रयास से समाज को एक धागे में पिरोया। ये षड्यंत्रकारी कांग्रेस, ये देशद्रोही कांग्रेस, मैंने नोट करिएगा शब्द, ये देशद्रोही कांग्रेस, ये समाज विरोधी कांग्रेस, इसने फिर से तुष्टीकरण का, और इनका सेकुलरिज्म मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, इसको पलीता फिर चढ़ाया और पैराग्राफ 1, 5 और 6 में लिखा मैनिफेस्टो के कि वी विल गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन है? मनमोहन सिंह ने बता दिया, पहला हक मुसलमानों का है। माइनॉरिटीज कौन है? माइनॉरिटीज हैं, राहुल गांधी ने 2012 में स्पीच में बता दिया कि माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान, और तुमने वो स्पष्ट किया। अब जब तुम ये सारी चीजें करो तो आप बताइए, हमको ये जनता को बताना है कि नहीं बताना है कि समाज को सही मायने में सेकुलर तो हम रहे, सही मायने में सबको जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, ये हमारा उद्देश्य था, ये हमने पूरा किया। ये तो आप हैं जो अब उसको पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, और आप स्पेशल ट्रीटमेंट में समाज को फिर से खंडित करने का, तुष्टीकरण करने का, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो मुसलमान शब्द तो आएगा ही आएगा। हम मुसलमान विरोधी नहीं है, हमने तो कर दिया जो कर रहे हैं, और हम करने पर बोलते भी नहीं हैं, लेकिन जब हम तुम्हारे विशियस डिजाइन को सामने एक्सपोज करेंगे तो माइनॉरिटी शब्द आएगा ही, मुस्लिम शब्द आएगा ही। तुमने षड्यंत्र से ये कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, आपने कहा कि नहीं कहा? विरासत टैक्स कहा कि नहीं कहा? ये सब चीजें जब आप कहोगे तो मंगलसूत्र आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, आपका बचपन नड्डा जी बिहार में बीता, ये कहा जा रहा है इस बार कि बिहार का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, ये इस बार महाराष्ट्र का चुनाव, इस बार सबसे कठिन चुनाव है। कोई कठिन नहीं है, आप भी यही, हम भी यही, 4 तारीख को देख लेंगे। सब जगह मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के पक्ष में एक तरफा लोगों ने फैसला किया हुआ है। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, पार्टी जीतेगी तो इसका रिटर्न गिफ्ट भी होगा। देखो, हमारे यहाँ कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं होता, हम पार्टी में इसी तरीके से सेवा करते हैं। एक ही रिटर्न गिफ्ट होता है, मन को शांति मिलेगी, बहुत खुशी होगी,
कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन कुछ तो रिवॉर्ड देती है पार्टी हमेशा। ऐसा हम लोग कभी सोचते ही नहीं, और ये मैं कह नहीं रहा हूँ आपको, आपने मेरा जीवन देखा है, मैंने इसी तरीके से जिया है। मैंने कभी पार्टी ने जितना मुझे दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टी का। और देने का मतलब कोई पद नहीं, पार्टी ने मुझे व्यक्तित्व दिया है, पार्टी ने मुझे पहचान दी है, पार्टी ने मुझे एक कार्य करने का, देश की सेवा करने का एक उपकरण दिया है। तो मैं ऋणी हूँ पार्टी का, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेकिन फिर भी क्या कैबिनेट होगा अगली बार आपका, या फिर पार्टी के फिर से आपने अध्यक्ष? देखो, आप विकास जी, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, आपने मेरा जीवन देखा है, मैंने कभी कोई चीज़ नहीं मांगी है, कभी नहीं मांगी है। हाँ, हमने हमेशा कहा है जहाँ पार्टी को ज़रूरत है वहाँ मैं तैयार हूँ। मैं इस्तीफा दे करके हिमाचल से गया था, मैं कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर था, मैं छोड़ करके गया था और मैंने पार्टी की सेवा की। इसलिए नहीं, मेरे को अच्छा लगा, पार्टी ने मेरे से आशा रखी, मैंने पूरा किया, और मेरी इच्छा रहती है। और मैं मंत्री भी रहा, तब भी मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी, छत्तीसगढ़ का प्रभारी, केरल का प्रभारी, तेलंगाना का प्रभारी, उत्तर प्रदेश का प्रभारी, इतने प्रदेशों का तो प्रभारी रहा मैं। तो क्यों रहा? क्योंकि मेरा मन पर पार्टी के काम में लगा रहता है, तो मैं पार्टी का काम करता रहूँगा। एग्जिट पोल के नतीजे भी आ जाएंगे, 4 जून को नतीजे भी चुनाव के आ जाएंगे। आपकी पार्टी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, बीजेपी को कितनी सीटें? 370 प्लस बीजेपी, 400 क्रॉस एनडीए। जो नारा है वो एकदम आप कह रहे हैं कि जमीन पर उसी तरह हकीकत में बदले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नड्डा जी, एनडीटीवी के लिए वक्त निकालने के लिए। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि बीजेपी 370 के पार जाएगी और एनडीए 400 पार जाएगा, और जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो वोट किया है वो उन योजनाओं को देखकर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की सोच के साथ ही दिया है। बने रहिए एनडीटीवी पर।